तो ये जो लॉगिन ओपन हुआ हमारे सामने, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ है। ठीक है, कोई भी एक्शन होता है ना हमारी वेबसाइट के अंदर, वो किसके थ्रू होता है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, CSS से हम किसी दूसरे पेज पे मूव नहीं कर सकते। HTML से जो हम मूव कर सकते हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो सिर्फ लिंकिंग है। यहाँ लॉगिन होकर पूरा हमारे पास मूव हो गया। अब लॉगिन के अंदर जो फंक्शनैलिटी है, हम लॉगिन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा, तो उसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी आप वेबसाइट उठा लो दुनिया की, उसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमेशा होगी। सही? वो कैसे कि अगर उसने जावास्क्रिप्ट सिरे से यूज़ नहीं भी करी, लेकिन जब एंड पे, जब बिल्कुल हम जमा करते हैं अपना कोड, तो उसको एक ब्राउज़र, ये ब्राउज़र होता है ना हमारा इंटरनेट ब्राउज़र, इसकी रीडेबल हम कुछ बनाते हैं तो वो कन्वर्ट करता है। हम रिएक्ट में लिखे हैं, हम एंगुलर में लिखे, कोई भी फ्रेमवर्क में लिखे, वो उसको कन्वर्ट किस में करता है? जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि ब्राउज़र को नहीं पता कि रिएक्ट क्या है, एंगुलर क्या है, ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए बने। ठीक है, ब्राउज़र क्या समझता है? जावास्क्रिप्ट। अगर किसी ने टाइपस्क्रिप्ट के बारे में सुना हो, तो टाइपस्क्रिप्ट भी सिर्फ हमारे लिए है, ब्राउज़र के लिए नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ हमारे लिए होता है, ब्राउज़र को सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ आती है। ठीक है, तो हमें इन दी एंड सबको कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS में ही बनाना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं, ये ज़रूरी है और इस पर इसीलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह भी आ जाएगी। प्रोग्रामिंग क्या होती है भाई, किसी को पता है? कोई आइडिया है क्या होती है प्रोग्रामिंग? हाँ, प्रोग्रामिंग क्या होती है भाई? नहीं, मैं जावा प्रोग्रामिंग, रूबी, पाइथन इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। क्या होता है भाई प्रोग्रामिंग? कौन बताएगा? क्या है भाई, बताओ भाई, प्रोग्रामिंग बताओ आप। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, इस पर क्यों जा रहे हो? ये क्या कह रहा है? प्रोग्रामिंग इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अप इंस्ट्रक्शन टू गिव टू अ मशीन। ठीक है, हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं ना मशीन को। अब वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकती है, वो जावास्क्रिप्ट में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, रूबी, गो, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। सी में हो, C# में हो, C++ में हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो सबका काम क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का? हमारी मशीन को इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, वो आपकी बात है। ठीक है, अगर आप किसी को रास्ता समझा रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट समझा रहे हो कि वो जल्दी पहुंच जाए, शॉर्टकट्स भी बता रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और एक बता रहा है कि वो सदर से जाएगा, पहले वहाँ घूमेगा, फिर उस बस में बैठेगा, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, तो कौन सा ज़्यादा आसान है कि वो बेचारा सीधा चला जाए या फिर आप उसको घुमा फिरा के लाएंगे? तो हाँ, तो प्रोग्रामिंग भी ऐसे ही है, आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हो और वो काम करता है। ठीक है, अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, हमारे पास भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना यहाँ पे, तो लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन देगा। अगर वो बंदा आपस में दोनों की लैंग्वेज सेम है तो वो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देगा। कोई कॉमन है, उर्दू लैंग्वेज है तो वो उर्दू में देगा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है तो इंग्लिश में देगा। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, इन सब के लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, और इनके पर्पस भी थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन काम सबका क्या है? मशीन को इंस्ट्रक्ट करना है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। सही है? अच्छा भाई, तो ये होती है प्रोग्रामिंग, और हमने ये देख लिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम टेक्नोलॉजीज को लिस्ट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। हम HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये फिर CSS के फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे। अगर हमने बूटस्ट्रैप पढ़ लिया या टेलविंड पढ़ लिया, ठीक है। JS में फिर हम JS के फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं। React.js ये फ्रंट एंड के लिए होता है, और Node.js बैक एंड के लिए होता है। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, जो आपको फ्रंट पे ब्राउजर में नजर आ जाए ना, वो सब क्या है? फ्रंट एंड है। जो डेटा आ रहा है, जा रहा है, वो सारा बैकएंड करता है, और बैकएंड यूजर को, नॉर्मल यूजर को नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको सिर्फ फ्रंट एंड नजर आएगा। तो बैकएंड पे क्या होता है? बैकएंड पे सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स क्या होते हैं भाई? कौन एक्सप्लेन करेगा? हमने 2 दफा पढ़ चुके हैं, राइट? बोले।
अच्छा सर्वर क्या होता है भाई, एक कंप्यूटर होगा और जी एक कंप्यूटर होगा और ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, सही है। वो हमारे नॉर्मल मिनी पीसी या लैपटॉप की तरह तो होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होना है, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर में आप अपनी आप जगह खरीदते हो, ठीक है, आपको खरीदनी पड़ती है जगह। कि फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, उसके अंदर से आपको जो है ना 10 GB मिल गई है। 10 GB में अब आप कुछ भी रख सकते हो, वेबसाइट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर वेबसाइट्स रखने के लिए होता है। तो आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट का कोड उठाते हो और वहाँ रख देते हो, और फिर वहाँ सर्वर जो है ना अपना एक एड्रेस देता है कि भाई इस एड्रेस को हिट करो और वेबसाइट को आप रन कर लो, अपने पास ब्राउज़र में रन कर लो, सही है। तो अगर कोई बड़ी कंपनी है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ये अपने अपने सर्वर खुद रखते हैं, ठीक है। बड़ी को आप छोड़ो, यहाँ अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ, इनके अपने सर्वर्स होंगे, सही है। ये किसी से परचेज नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, डेटा लीकेज के इशू होते हैं। अगर वो किसी ने हैक कर लिया या कुछ भी कर लिया, जो सर्वर वाला था उसी ने कुछ कर लिया, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये अपने पास मशीन्स रखते हैं। अब वो कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। इनको एग्जांपल मैंने दिखाई थी कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वर समंदर में डाल के रखता है कि ठंडे रहें वो, ठीक है। उनको कूल डाउन भी करना होता है ना, क्योंकि ये पीसी है, ये भी हीट करता है, ठीक है। वो बड़ा पीसी होगा तो वो ज़्यादा हीट करेगा, तो उसको कूल डाउन करने के लिए ठंडी जगह पे रखते हैं, सही है। तो सर्वर क्या काम करता है भाई, एक कंप्यूटर है जो कि आपको स्पेस देता है कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट रखो, यहाँ पे अपना बैकएंड रखो, इसको चलाओ और काम करो, ठीक है। तो बैकएंड पूरा, फ्रंट एंड भी सर्वर पे ही होता है और बैकएंड भी सर्वर पे ही होता है, ठीक है। अच्छा, HTML का कोड लिखने के लिए हमारे पास कोड एडिटर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो आपके पास नोटपैड है ना, आप कोड इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है, इसके अंदर कोई आपको यूज़र इंटरेक्टिविटी इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम कहते हैं, और वो फ्री भी है, उसको कहते हैं VS कोड। VS कोड क्या करता है भाई, कोड एडिटर है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ HTML नहीं, आप बहुत सारी लैंग्वेजेस लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे हैं, सबलाइम है, नोटपैड प्लस प्लस है, JetBrains का है, वेबस्टॉर्म है, कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इजी है और इसको एक्टिव करने का चक्कर नहीं होता, तो इसलिए आप यूज़ करते हो। लाइट वेट भी है, सही। इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है, आप इधर क्लिक कर दोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल नेक्स्ट करोगे आप, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इसमें कोई इतनी मुश्किल इंस्टॉलेशन नहीं है। जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो आप VS कोड में उठाओ इसको, VS कोड यहाँ सर्च करो, सबके पास विंडोज़ ही है ना, तो इधर ही सर्च होगा, ठीक है। अगर मैकबुक है तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। खैर, ये आपके पास एक ओपन हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे ना, ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। अच्छा, ये हमारे पास जब आप ओपन करोगे ना, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा इसमें क्या ओपन करना है, कोई फाइल ओपन नहीं करनी। अगर फाइल ओपन करोगे आपकी वो HTML की फाइल नहीं चलेगी। हमेशा आपने एक नया फोल्डर बनाना है, या तो भाई फोल्डर जो न्यू आए फोल्डर वगैरह बना सकते हैं ना, इतना तो चलाना आता है, इतना आता है ना चलाना, फोल्डर्स वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आप फोल्डर बनाना चाहें तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं बनाना तो आप इसको क्लोज करें, कहीं भी आ जाएं, अपने कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, ठीक है। हम यहाँ आ जाते हैं। आज की हमारी क्लास है अच्छा, कोई भी आप एक फोल्डर बना लो, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने ये बनाया है।
इस फोल्डर में आप आ जाओगे, ऊपर जाओगे। अभी भी हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स ना, उनके हाथ कहाँ पर होते हैं, इस पर क्लिक करें या ना करें, ठीक है। तो आप फोल्डर ओपन करो, इस पर क्लिक करो और यहाँ लिख दो CMD। क्या लिखोगे? CMD लिखा और आपने बस कोड स्पेस डॉट लिखना है, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। आपका जो आपका एडिटर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, एडिटर जब ओपन हो जाएगा तो आपके सामने देखो फोल्डर का नाम इस तरह आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट अभी भी गलती करते हैं, ठीक है। नाम तो नहीं ले सकता मैं उनका, लेकिन उनको मसला बहुत हो जाता है, कभी कहीं फाइल बना देते हैं, कभी कहीं बना देते हैं, फिर सर ये चल नहीं रहा। तो आपको हमेशा पहले फोल्डर को ओपन करना है। जब ओपन हो जाए तो यहाँ ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक फाइल बना दो, न्यू फाइल करके, ठीक है। मुझे लगता है मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है ना, तभी कुछ चेहरे झुके हुए नजर आ रहे होंगे। अब ठीक है। अच्छा, ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया। आप आगे आके बैठ जाओ, नजर नहीं आ रहा था, फिर ठीक है। अच्छा भाई, हैं माइक लूज है, मैं क्या करूं यार, मेरी आवाज ऐसे नहीं आ रही। ठीक है भाई, फोल्डर बन गया। अब आपने क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है। हमेशा बनानी है किस नाम से? index.html से, ठीक है। .html लगाना जरूरी है। अगर सिर्फ इंडेक्स लिख दोगे, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फोल्डर का नाम इंडेक्स रख देते हैं, ठीक है भाई। फोल्डर का नाम इंडेक्स रखना कोई वो नहीं है, फोल्डर का नाम आप कुछ और रख सकते हो। इंडेक्स जो नाम रखना है वो किसका रखना है? फाइल का, ठीक है। ये रख दिया। अब आपने सिंपल यहाँ पे HTML लिखना है। जब HTML लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास कोड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर हम नहीं लिखना चाहते, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हम लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा यार, एक चीज और देख लें पहले। अच्छा, ये हमारे पास बुक भी है, ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। इस बुक को भी हम फॉलो करते हैं कभी कभार। स्ट्रक्चर में जब हम आएंगे ना, तो हमें टैग्स देखना है कि टैग्स क्या होते हैं। HTML में हम जितना भी काम करते हैं ना, हम टैग्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, अगर तबीयत, आपकी भी तबीयत खराब हो, अच्छा देखें, ये अगर हम HTML स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो HTML एक टैग है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। टैग किस तरह बनता है? पहले आप इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप टैग का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ये लगाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, और उसको कहते हैं राइट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। और अगर आपने जब टैग आप ओपन करते हैं तो आपको क्लोज भी करना पड़ता है, तो क्लोज करने के लिए आप क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। एक बैक स्लैश होता है और एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि आपने जो ऊपर टैग ओपन किया है उसको आप क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और इसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग टैग। सवाल नहीं है? अगर इस टैग के अंदर, मतलब अभी हम टैग लिखा है, हमने स्पेस देते हैं, और अगर इस टैग के अंदर इस तरह कुछ आ जाए तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट कहते हैं, और एट्रीब्यूट का ये नेम होता है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। भाई एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू, सिर्फ एक एट्रीब्यूट तो नहीं है ना। तो पहले एट्रीब्यूट का नाम आता है, फिर इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। कोई अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो वो टेबल पे रख दे, ठीक है, बार बार मुझे बोलना मत पड़े। और
ठीक है, और जिनको रिवीजन की जरूरत है तो काइंडली वो देख लें खुद ही। बार बार तो मैं अब सर के कहने पे भी रिवीजन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आपको HTML की फाइल स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, HTML लिखते हो, ठीक है। लेकिन HTML को इस तरह आप लिख नहीं सकते, आपको टैग लगाना पड़ता है। तो ये जो हमने ब्रैकेट अभी देखा था ये है, और यहाँ पे ये इस तरह क्लोज हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लोजिंग खुद ही कर देगा। लेकिन अगर आपने करनी है तो सिंपल सेम चीज़ लिख के यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, ठीक है। तो ये HTML ओपन हो जाएगी। अब जितना भी कोड करना है हमने HTML के अंदर करना है। HTML से बनता है क्या भाई, HTML से वेब पेज बनता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे बनता है। अब जब HTML ओपन हो गई, अब इसके अंदर आपने हेड लिखना है। हेड इस तरह ओपन होगा और इसी तरह क्लोज होगा। हेड के बाद आती है बॉडी, बॉडी इसी तरह ओपन होगी और बॉडी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये ओपन हो गए और ये क्लोज हो गए। अब हेड के अंदर हमारे पास एक और टाइटल, एक और जो है ना टैग है, उसको हम कहते हैं टाइटल। टाइटल हम देते हैं, हमने कहा क्या है भाई, रिवीजन क्लास 2, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब टाइटल किधर आता है, देखो ये जो ऊपर टैब्स में नजर आ रहा है ना हमको, लॉगिन डैश W3 स्कूल, प्रोग्रामिंग, VS कोड, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे इन पेजेस के टाइटल हैं, ठीक है। तो जब हमारा पेज यहाँ ब्राउजर में रन होगा तो उसका टाइटल कहाँ से नजर आएगा हमें, टाइटल से, ठीक है। अगर इसको रन करना है, अगर आपका न्यू VS कोड इंस्टॉल्ड है, आप इसको थोड़ा, अच्छा यार ये ज़्यादा ही जूम हो गया कुछ। तो यहाँ पे आपके एक्सटेंशंस आएंगे। एक्सटेंशंस में जाके आपने क्या करना है, लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन होगा वो इंस्टॉल करना है। यहाँ अनइंस्टॉल आ रहा है, मतलब इंस्टॉल पहले से हुआ है। अब यहाँ इंस्टॉल करेंगे जिस तरह ये, तो आप इंस्टॉल कर दोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा बस। उसके बाद आपने कुछ करना नहीं है। जब आप ये लिख लो बेसिक चीज़ें, तो आप यहाँ आ जाओ, इस पर राइट क्लिक करो और ओपन विद लाइव सर्वर कर लो, ठीक है। ये पेज आपका लोड हो गया। अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है इसके अंदर तो हमें डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमने जो टाइटल दिया था वो हमें ऊपर नज़र आ रहा है, रिवीजन क्लास 2, ऐसा ही है ना। अब अच्छा यहाँ ये वाले जो पार्ट है जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, अगर इसके अंदर कुछ भी हमने लिखना है तो हम किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर, हेड के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हेड का काम अभी हमारे लिए ख़त्म हो गया, सही। तो हम बॉडी में लिखेंगे। इतना समझ आ गया भाई, या कोई सवाल है? नए बच्चे सवाल भी कर सकते हैं, पुराने भी कर सकते हैं, किसी को डांटा नहीं जाएगा। रिवीजन क्लास है ना। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, पुराने बच्चे बताएं, हेड के अंदर सिर्फ टाइटल आ सकता है या और भी टैग्स आ सकते हैं? और भी आ सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल है भाई, न्यू कमर्स? या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दो काम हो रहे हैं ना भाई, सवाल करो। हमारी क्लास में सवाल करना पड़ता है वरना मसला हो जाता है। नहीं है कोई सवाल? चले आगे, चले भाई। अच्छा, हमारे पास HTML में कुछ हेडिंग्स होती है, राइट। अच्छा, सबसे पहले तो अब देखो, अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है। इस टेक्स्ट को आपने कमेंट करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर कमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, आप उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन डाल दो कि ये जो नीचे मैं कोड लिख रहा हूँ इसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले आपका कोड जो है वो साफ़ रहता है, ठीक है। कोई भी आएगा रीड कर सकेगा, उसको पता चलेगा इस कोड के अंदर ये काम हुआ है, इस लाइन पर ये काम हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा फ़ायदा क्या होगा?
किसके लिए? वो तो हो गया ना, आप हो गए, सामने वाले के लिए। और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, कमेंट्स, कमेंट्स की बात हो रही है। दो तीन फायदे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में जब आप किसी अंग्रेज का कोड देखोगे ना, छोटा सा भी कोड क्या होगा ना उसमें, उसने न्यू कमर किसके साथ आए थे? अच्छा अच्छा भाई, कमेंट्स का क्या फ़ायदा है? सबसे पहला कि आपका जो भी कोड है वो नीट रहता है, सबको समझ आ जाता है। फिर अगर आप ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप उस फाइल में 6 महीने तक आए नहीं, एक फाइल आप एक कोड लिखा था, अब आप आ रहे हो तो आपको दोबारा से या डीबग करना है, कोई एरर आ गया है, ठीक है, आपको कोड को रीड करना है, तो कमेंट्स लिखे होंगे तो आपको ईजी हो जाएगा बस, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप कमेंट में पूरा पूरा लिख दें, कि पूरी पूरी कहानियाँ लिखना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये बस शॉर्ट कमेंट लिखें, प्रिसाइज लिखें, हमें समझ आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम भी एक कमेंट लिख देते हैं HTML हेडिंग्स के नाम से। इसको आपने अगर कमेंट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करें और जो क्वेश्चन मार्क की है ना आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस कर दो बस, सही है। सेलेक्ट करो पहले इसको और क्वेश्चन मार्क के की को कंट्रोल के साथ प्रेस कर दो। तो ये देखो, ये कमेंट का स्टार्टिंग है और ये कमेंट की एंडिंग है। अच्छा, ये जो है ना हमें ही दिखता है, ठीक है, जो कोड कर रहा होता है। जब आप इसको लाइव करते हो, ये आपने इसको लाइव किया हुआ होगा यहाँ पे ना, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ठीक है, कमेंट नज़र नहीं आएगा। कमेंट सिर्फ जो कोडर है या फिर जो प्रोग्रामर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसी के लिए है वो, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं? हमारे पास HTML की हेडिंग्स होती हैं। HTML की हेडिंग हमारे पास कितनी है? H1, H2, H3, H4, H5, H6, हमारे पास 6 हेडिंग्स है, ठीक है। अगर कल को H7 लिखते हो, सर ये भी अगर डिस्प्ले हो रहा है, तो वो कोई कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। सिर्फ 6 हेडिंग्स है हमारे पास। सबसे पहले हम H1 डालते हैं। H1 लिखने का तरीका क्या है? आप H1 लिखो, वही जो टैग आप दबाते हो, नहीं तो अगर आप H1 लिख के टैब दबा दोगे तब भी ये हमारे पास आ जाएगा। हेडिंग 1, H2 कुछ भी लिख सकते हैं, मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये हेडिंग 2 है, ठीक है। H3 में आपने वही H3, इस तरह H4 है। इस तरह आपके पास सारी हेडिंग्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये सारी हेडिंग्स अवेलेबल हैं। कंट्रोल S करें सेव करने के लिए, वरना आप सबसे पहले जब आपके पास चले ना तो बस इसको आगे ऑटो सेव पे चेक लगा दें, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है ना शुरू में कि वो बैठे रहे, उन्होंने सेव ही नहीं किया, वो कह रहे सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेव करना ज़रूरी। कुछ लोगों के साथ नहीं, अगर हम भी ऑटो सेव ना लगाए ना, हम काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो फिर हमारे साथ भी मसला हो जाता है, हमें समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, फिर बाद में पता चलता है सेव ही नहीं हुआ काम, तो कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सेव करना ज़रूरी है। जब आप सेव करते हो तो वो जो है ना अपडेट होता है और इस तरह ब्राउज़र में नज़र आता है हमारे पास, ठीक है। अब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 सारी अपने, अगर हेडिंग 1 है तो वो सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 उससे छोटी है, फिर इस तरह H6 तक आते हैं और हेडिंग इतनी सी हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि अगर हम H1 एक दफ़ा लगा दें अपने पेज पर, एक HTML पेज पर लगा दें, तो वो क्या होती है? एक ही दफ़ा लगती है, ठीक है। दूसरी दफ़ा हम लगा सकते हैं, लेकिन वो बैड प्रैक्टिस है और वो हमें लगानी नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा इससे क्या होगा? SEO डिस्टर्ब हो जाएगा। SEO क्या होता है? अच्छा, SEO क्या है भाई? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत अगर नॉर्मल वर्ड्स में आप देखें तो आप बोलें कि भाई मैंने यहाँ पे गूगल पर लिखा व्हाट इज HTML, मेरे पास ये लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स आ गए। ऐसा हुआ है? डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए ना। मैं जाना चाहूँ, देखो ये 10 पेजेस हैं हमारे पास, ये सारे रिजल्ट अवेलेबल होंगे। तो ये
अगर आपने गूगल के सर्च रैंकिंग में ऊपर लाना है अपनी उसको, तो आपकी जो वेबसाइट है उसका एसईओ स्ट्रांग होना चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये H1 H2 की गलती होगी ना तो गूगल जो है ना आपकी उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा या डी लिस्ट कर देगा, उसको जो है ना ऊपर इस लिस्ट में नहीं आएगी वो। भले आपने HTML की डेफिनेशन अपनी वेबसाइट में लिखी हुई है, ठीक है। गूगल का एक पूरा मैकेनिज्म है ना जो चीज़ें सर्च करके ला के देता है हमें, हम तो अपनी वेबसाइट को बना के होस्ट कर देते हैं, ठीक। तो फिर उस पर हम काम भी करते हैं, उसमें एसईओ के कीवर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं। लेकिन अगर आप वो डाल भी दो और अगर आपकी वेबसाइट जो है वो पूरी एसईओ पे उतर नहीं रही तो उसको रैंकिंग में नहीं लाएगा, उसको लिस्टिंग में नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं H1 एक दफ़ा आना चाहिए, ये एसईओ से रिलेटेड है, ठीक है। हमने 6 हेडिंग्स लिख दी यहाँ पे और ये हेडिंग्स इस तरीके से आ गए, ठीक है। अभी तक कोई सवाल है? फिर हमारे पास एक टैग होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है भाई? पैराग्राफ हमको पता है ना, तो बस इसी तरह पैराग्राफ लिखने के लिए ये यूज होता है। ये हम थोड़ी सी टेक्स्ट बढ़ा देते हैं इस तरह, तो ये कुछ पैराग्राफ आपके सामने नजर आ जाएगा, ठीक है। कोई सवाल? ये चैप्टर था ना, इसमें यही बताया जा रहा है कि हेडिंग क्या है, पेज कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें। जो हमारा दूसरा है वो है टेक्स्ट का। टेक्स्ट क्या होता है भाई? जो आप ये टेक्स्ट लिख रहे हो ना उसके रिलेटेड हमारे पास क्या होंगे? टैग्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स है जो कि हमने कर लिया। बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस क्या है हम देखते हैं। स्ट्रक्चर और सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है ये भी हम देखते हैं। ये हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास मार्कअप्स या फिर टैग्स जो है ना सेम ही चीज होती है, सही है। ये कह रहा है कि एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल मार्कअप, वो क्या कहता है? द एलिमेंट्स दैट यू कैन यूज टू डिस्क्राइब बोथ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। अगर आपने हेडिंग्स या पैराग्राफ्स को डिफाइन करना है तो आप स्ट्रक्चरल मार्कअप, मतलब जो भी हेडिंग्स और पैराग्राफ को डिफाइन करने वाले टैग्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल मार्कअप। और सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है? विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सच एज वेयर एम्फेसिस इज प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। अगर आपने बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, वो सारा किस में आएगा? सिमेंटिक मार्कअप में, ठीक है। ये पैराग्राफ से हमने देख लिया। अच्छा, जरूरी नहीं हम एक ही पैराग्राफ लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखें, ठीक है। नो इश्यूज, इसमें कोई इशू नहीं होगा, सही। फिर हमारे पास है, अगर वर्ड पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने तो आपको पता होगा कि हम उसमें बोल्ड कर सकते हैं। वर्ड ना भी पढ़ा हो तब भी ये इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का क्या मतलब है? इस तरह लिखेगा, थोड़ा सा तिरछा नजर आएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम करते क्या है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने बोल्ड करना है तो आप क्या करते हो? किसी भी टेक्स्ट पे आ जाओ, उसके स्टार्टिंग में आओ, बी का टैग डालो और क्लोज कहां पे करो? जहां तक आपने उसको क्या करना है? बोल्ड करना है, ठीक है। अब आप अपने उसमें जाओ, देखो आपने बी यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, तो ये सब कुछ क्या हो गया? बोल्ड हो गया। सेम अगर आपने कुछ इटैलिक करना है तो आप आई लगाओ, आई को ओपन करो और आई को क्लोज वहां करो जहां पे आपने एंडिंग करनी है, ठीक है। ये रहा, ये लाइन जो है ना आपके पास आ गई, जो कि क्या है? इटैलिक है, और ये आपके पास बोल्ड है। फिर आपके पास है सुपर सेट और सुपर स्क्रिप्ट या फिर सब स्क्रिप्ट। वो क्या होता है भाई? देखो आपने ये एक लाइन लिखी है, आपको नजर आ रही है, ऑन द 4th, जो TH है वो ऊपर है, ऑफ सितंबर यू विल लर्न अबाउट E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, जो 2 है वो भी ऊपर है, ठीक है। तो ये कैसे आया ये हमें देखना है। उसके अलावा द अमाउंट ऑफ CO2 हमारे पास नीचे, इन्होंने एग्जाम्पल इसलिए दिए कि मोस्टली जो है ना वो यहीं पे चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। ये वाली सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है, अगर इसको कॉपी करें, एक मैंने नया पैराग्राफ बनाया और इसके अंदर आपने बोला कि आपके पास फर्स्ट एक लाइन है, ठीक है, पहले एक लाइन है,
उसके अंदर आपने फोर्थ कोई डेट हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो TH है ना वो ऊपर आता है, कॉपी में तो हम खुद लिख लेते हैं ना, लेकिन यहाँ लिखने के लिए आपको SUP सुपर टैग ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लोज। सेम आपके पास इधर सुपर स्क्रिप्ट का टैग ओपन फिर क्लोज, फिर CO2 है, अगर 2 नीचे रखना है तो सब स्क्रिप्ट ओपन या फिर यहाँ पर क्लोज हो गया। सही है। तो इसका डिस्प्ले देखना है आपको, इस तरीके से डिस्प्ले नजर आ जाएगा TH और ये इज इक्वल्स टू, और अगर नीचे रखना है तो इस तरीके से, ये सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है। कोई सवाल है अभी तक? अच्छा, ये कह रहा है कि वाइट स्पेसिंग। अच्छा, अगर आप ये प्रीफर करें कि मैं सितंबर के बाद इतनी ज़्यादा स्पेस दे दूंगा तो क्या ये कंसीडर की जाएगी? कंसीडर की नहीं जाएगी, सितंबर अपनी जगह पर ही है। ठीक है। हाँ, अगर आप इसके बाहर कोई स्पेस दे दो वो अलग बात है, लेकिन टैग के अंदर कोई स्पेस देते हो तो वो उसको ट्रिम कर देता है। जब उसको डिस्प्ले करवा रहा होता है ना, ये स्पेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? रिमूव। अच्छा, कुछ अगर आपने ब्रेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पैराग्राफ नजर आ रहा है, आप चाहते हो जो बोल्ड है ना, बोल्ड के बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए, वो तो हुई भी है ऑब्वियसली यहाँ पे, तो आई गेस इसके बाद कर लेते हैं, ELIT के बाद। ELIT को ढूंढें, ये रहा, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर या इसके बाद ही कर लें आप। ठीक है, आप एक BR लगा दें। सही है, इस तरह। अब ये BR नोटिस किया, ये क्लोज नहीं होगा, मतलब उसका क्लोजिंग टैग नहीं है, तो ये टैग कहलाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं आना, तो इसलिए हम इसको इधर ही क्लोज कर देते हैं, हम एक और टैग बना के नहीं करते। सही है, तो इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। देखो, आपने इसके बाद लगाया था तो ये लाइन ब्रेक हो गई, लाइन मतलब इसके बाद टूट गई, तो जो बाकी टैक्स है वो न्यू लाइन से शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, फिर हमारे पास है HR क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल रूल है, आपको इस तरीके से नजर आएगा, लाइन नजर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस वाली लाइन के बाद एक HR लगाना चाहता हूँ, तो HR लगाएं, इसको यहाँ से ओपन करके क्लोज कर दें। ठीक है, अब देखें ये एक लाइन लग जाएगी। ठीक है, आप कह लो डिवीजन हो गया या किसी हेडिंग के नीचे अंडरलाइन आ गई, कुछ भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस के। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है भाई, क्यों यूज होता है? और अच्छा, स्ट्रॉन्ग भी सेम काम कर रहा है। ठीक है, जो बोल्ड कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ना वो स्क्रीन रीडर्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपने एक्सटेंशन डाल लो गूगल क्रोम में जाके स्क्रीन रीडर की। ठीक है, तो स्क्रीन रीडर क्या करता है, आपकी वेबसाइट को रीड करता है, तो जब बोल्ड होगा ना उसको वो नॉर्मल पड़ेगा, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसको थोड़ा सा जोर से पड़ेगा ताकि पता चले कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हम तब यूज करते हैं। अगर देखना चाह रहे हैं तो आप इधर ही आ जाएं, दोबारा से इसको आप स्ट्रॉन्ग कर दें। फिर उसी तरह ओपन करें और क्लोज वहीं पर करें जब टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट आपने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ये देखें ये स्ट्रॉन्ग हो गया। बोल्ड भी सेम काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन स्क्रीन रीडर्स के लिए आपको बोल्ड यूज करना पड़ेगा। और एम्फेसिस भी इटैलिक का लुक देगा हमें। ये रहा। सही। अच्छा, फिर हमारे पास है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या करता है? क्या करता है भाई? अगर आपने अपना टेक्स्ट इस तरीके से लिखना हो, ठीक है, तो आप किस में डालते हो उसको? ब्लॉक कोड में डालते हो। और ब्लॉक कोड, अगर आपने कोई कोड कॉपी किया कहीं से, कोई लाइन कॉपी की, कोई पैराग्राफ कॉपी किया किसी और वेबसाइट से, तो आप क्या करते हो, इस टेक्स्ट को इसके अंदर रखते हो, ब्लॉक कोड।
ब्लॉक कोड का टैग आप बनाते हो और यहाँ पे क्लोज कर देते हो और उसके अंदर आप एक पैराग्राफ डाल देते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक टैग और एट्रीब्यूट होता है जो कि हमने पहले देखा। हम यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, उसको कहते हैं साइट, CITE साइट। साइट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी किया है तो आप साइट को अंदर उसका URL डाल दें। जब आप उसके अंदर URL डाल देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट से कोई टेक्स्ट कॉपी करता है, आपको पता चल जाता है, आप क्या करेंगे? आप कोई भी कॉपीराइट का कोई इशू है जो आपको पता है कि कोई कानून जो है वो इसके ऊपर लागू होता है कि हमारा टेक्स्ट कॉपी ना हो, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उस इदारे को ईमेल करें या कुछ करें, ठीक है। लेकिन अगर साइट लगाया तो वो ऑब्वियसली बता रहा है कि मैंने आप ही की वेबसाइट से उठाया है लेकिन अपनी वेबसाइट में लगाया है, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम साइट लगाते हैं। और जब हम ब्लॉक कोड के अंदर लिखते हैं तो थोड़ा सा हमारा स्टाइलिंग भी चेंज हो जाती है और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है, सही है। एब्रीविएशन और एक्रोनियम क्या होते हैं भाई? नॉर्मल वर्ड्स में क्या होते हैं भाई एक्रोनियम? BMJ, ठीक है, BMJ नाम है ना एक, लेकिन इसकी कोई फुल फॉर्म भी तो है ना, तो बस यही होता है, ठीक है। और एक्रोनियम इसको कहते हैं। उसके अलावा जो आपके पास एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन में आपके पास जिस तरह यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी हुई है प्रोफेसर की, तो आप PORF लिखते हो, ठीक है। जो भी डेजिग्नेशन का शॉर्ट फॉर्म है ना, तो आप वो एब्रीविएशन में डाल देते हो, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे पास जो HTML5 है, जो हम HTML पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कौन सा टैग गायब हो गया है? एक्रोनियम का या फिर एब्रीविएशन का? कौन सा टैग गायब हो गया है? बताओ भाई, याद नहीं है? नहीं, वो अलग है। बताओ भाई, हमने पढ़ा था ना, ये दो नहीं है, अब एक ही रह गए। इसमें से कौन सा चला गया, कौन सा रिमूव हो गया, एक्रोनियम या एब्रीविएशन? तुक्का मार दें। एक्रोनियम, तुक्का सही है आप लोगों का, ठीक है। तो आप बस क्या करो, इसको कॉपी करो यहाँ से, ठीक है। ये आपने एब्रीविएशन के अंदर एक और एट्रीब्यूट डाल दिया, किसका? टाइटल का, और उसमें आपने पूरा प्रोफेसर लिख दिया, सही है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपका HTML पेज है, देखो ये प्रोफ लिखा था, आप जब माउस रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका फुल फॉर्म भी दे देगा, प्रोफेसर जो आपको नज़र आ रही है, ठीक। और सेम अगर ये जो नासा है, अगर इसको उठाते हो तो इसको भी आप इस तरह रखोगे, लेकिन हम यहाँ से क्या हटा देंगे, ठीक है। तो ये नासा है, आप इस पर क्लिक करो तो पूरा आपको वो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा मतलब टेक्स्ट लिख रहे हो जिसके अंदर आप किसी बुक को टैग कर रहे हो, किसी भी मूवी को, किसी भी चीज़ को आप रिलेट कर रहे हो, तो अगर आप उसको साइड में रख दो ना, तो वो क्या होगा, क्या होगा भाई? मतलब वो डिफरेंट है, ठीक है, वो बुक का नाम है। अगर कोई सर्च करता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम गूगल पर, तो अगर आपने साइट में रखा होगा तो गूगल समझ जाएगा कि ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, वो पूरा तो नहीं पढ़ता, वो ये टैग्स ढूंढता है। तो आप साइट में रख दो, किसी रिसर्च पेपर के बारे में आप रिसर्च पेपर का नाम लिख रहे हो, उसको साइट में रख लो, ठीक है। और ये अगर आप सोच रहे हो साइट में रखने से ये टैली हो जाएगा, आप नहीं चाहते टैली होना, और आपकी मर्जी है, आप CSS के थ्रू इसको दोबारा से रिवर्ट कर लो, लेकिन टैग हमेशा साइट में ही रखो। डिस्प्ले करवाने वो अलग बात है, ठीक है। तो आप साइट में रख लो और इस तरह पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। पैराग्राफ में साइट और इस तरीके से। अच्छा, ऑथर की डिटेल्स भी देनी है, अगर फॉर एग्जांपल आप पेज में हो, ठीक है, पेज के अंदर आपने कोई एड्रेस वगैरह लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आप एड्रेस के टैग के अंदर लिखते हो, ठीक है। ये एड्रेस है, ये एड्रेस का टैग है, इसके अंदर आप पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ ये सारा,
और ये क्या है अभी आप इसको छोड़ दो, ठीक है। बस आप ये देखो कि एड्रेस का टैग होता है और उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। डिस्प्ले आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये भी इटैलिक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपकी कोई सर्च कर रहा है 724 एवरग्रीन या फिर एवरग्रीन टेरेस कोई सर्च कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्वियसली कोई एड्रेस होगा, गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता चल जाता है, तो फिर वो सर्च करेगा। फिर अगर आपकी वेबसाइट में आपने एड्रेस के अंदर एवरग्रीन टेरेस लिखा होगा तो उसको फिर पिक कर सकता है वो गूगल, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि गूगल का एल्गोरिथम क्या करता है, लेकिन इन टैग्स का फ़ायदा होता है एसईओ में, ठीक है। तो कल को अगर आप रिसर्च करके आ जाए बोलें सर गलत बोल रहे थे तो मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। फिर हमारे पास होता है इंसर्ट और डिलीट का टैग। इंसर्ट का टैग किस लिए होता है हमारे पास? हाँ, किस लिए होता है भाई? बहुत सारी वेबसाइट्स में जो है ना, मैंने अभी वेबसाइट मुझे याद नहीं आ रही वरना मैं आपको दिखाता कि अभी भी उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्राइस बतानी है, ठीक है, जिस तरह ये स्ट्राइक थ्रू को भी आप यूज़ कर सकते हो या इसको भी, लेकिन इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि आप ये बता रहे हो इट वॉज द बेस्ट आइडिया, वर्स्ट नहीं बेस्ट, ठीक है। अपोजिट वर्ड कोई आपने क्रॉस करवाना हो और दूसरा वाला आपने हाईलाइट करवाना हो तो आप डेल लगाते हो और साथ में INS लगाते हो, ठीक है, इंसर्ट का टैग लगाते हो। डेल से आप डिलीट करते हो और इंसर्ट से आप न्यू वर्ड इंसर्ट करते हो। तो विजुअली अगर कोई देखेगा यूज़र तो उसको पता चलेगा कि ये रिमूव करके ये ऐड किया उसने, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज द वर्स्ट, तो ये डिलीट हो जाएगा और बेस्ट आपको इस तरह नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करें जब आप INS लगाएंगे ना तो इसकी लाइन ऊपर होगी थोड़ी सी, ठीक है। जब आप स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे ना, स्ट्राइक थ्रू वर्ड्स के सेंटर में लाइन आती है, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू आप जब लगाएंगे तो इस तरह आएगा। ये भी देखो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि पहले प्राइस ये थी अब प्राइस ये हो गई है, ठीक है। हमने S लगाया ना यहाँ पे तो उससे क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, सही। कोई सवाल है? स्टॉप करते हैं थोड़ा सा हम।